आज हम पालघर के राजनीतिक मैदान को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ किसी एक और लोकसभा क्षेत्र का विश्लेषण नहीं है। ये इस बात की पड़ताल है कि जमीन की हकीकत, लोगों की जरूरतें और राजनीतिक व्यवस्था के बीच का जो रिश्ता है वो आखिर काम कैसे करता है। पालघर अपने आप में एक आईना है। सोचिए, एक तरफ भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई की चकाचौंध है और ठीक उसी के दरवाजे पर दूसरी तरफ सदियों पुरानी आदिवासी संस्कृति की गहरी जड़ें हैं। जब ये दो दुनियाएं टकराती हैं तो उससे जो राजनीतिक सच्चाई सामने आती है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए, इस पूरी बात को हम 5 हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले हम पालघर की जमीन के विरोधाभास को महसूस करेंगे। फिर हम वहां के वोटर की असली आवाज सुनेंगे, उनकी शिकायतें क्या हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं। इसके बाद हम आंकड़ों की दुनिया में जाएंगे और देखेंगे कि वो क्या कहानी सुना रहे हैं। फिर हम ये समझेंगे कि जो नतीजे आते हैं उनके पीछे का असल सिस्टम क्या है। और आखिर में हम एक ऐसी रूपरेखा पे बात करेंगे कि अगर यहाँ वाकई कोई बदलाव लाना हो तो उसके लिए क्या करना जरूरी है। तो चलिए, सबसे पहले पालघर की मिट्टी को समझते हैं। ये महाराष्ट्र की कोई आम जगह नहीं है। ये एक ही जमीन पर जी रहे दो अलग अलग भारत की कहानी है। एक वो भारत जो तेजी से भविष्य की तरफ भाग रहा है, और दूसरा वो जो अपनी पहचान, अपनी जड़ों को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। जरा इस तस्वीर पर गौर कीजिए। ये मुंबई का दरवाजा है। यहाँ से देश की आर्थिक धड़कनें महसूस होती हैं। लेकिन इसी जमीन पर सदियों से आदिवासी जीवन और उनकी परंपराएं सांस ले रही हैं, जो इसी मिट्टी से जुड़ी हैं। ये सिर्फ भूगोल का टकराव नहीं, ये असल में आकांक्षाओं का टकराव है। एक तरफ महानगर की तेज रफ्तार जिंदगी है, नौकरियां हैं, मौके हैं, तो दूसरी तरफ जंगल, जमीन और पानी पर अपने हक की लड़ाई है। और इस पूरी कहानी के दिल में है एक आंकड़ा, 60%। यहाँ की लगभग 60% आबादी अनुसूचित जनजाति से आती है, जिसमें वारली समुदाय की एक बड़ी भूमिका है। ये सिर्फ चुनावी गणित नहीं है, नहीं, ये इस इलाके की राजनीतिक और सामाजिक आत्मा है। उनकी पहचान, उनकी परेशानियां और उनकी उम्मीदें ही तय करती हैं कि पालघर की राजनीति किस दिशा में जाएगी। तो फिर यहाँ के लोगों की असल चिंताएं क्या हैं? कोई बहुत बड़ी विचारधारा की लड़ाई नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बुनियादी चीजें हैं। खराब सड़कें जो गांव को शहर से ठीक से जोड़ ही नहीं पाती, नौकरियों की इतनी कमी कि युवाओं को अपना घर छोड़कर पलायन करना पड़ता है, स्कूल और अस्पताल हैं पर उनमें सुविधाएं नहीं हैं, पानी और बिजली की किल्लत आज भी एक सच्चाई है। और इन सब के ऊपर वधावन बंदरगाह जैसा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो विकास का वादा तो करता है, लेकिन साथ ही स्थानीय लोगों में अपनी जमीन और पर्यावरण को खोने का डर भी पैदा करता है। ये वो मुद्दे हैं जो सीधे सीधे उनके जीवन की गुणवत्ता पर असर डालते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सारी शिकायतें, ये दर्द, ये गुस्सा आखिर चुनावी राजनीति में बदलता कैसे है? क्या वोटर की आवाज सिर्फ शिकायतों तक ही रह जाती है, या फिर वो बदलाव की एक मजबूत मांग भी बन रही है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि राजनीतिक कामयाबी किसी बाहरी लहर या किसी राष्ट्रीय मुद्दे पर निर्भर नहीं करती। बिल्कुल नहीं। वो इस बात पर टिकी है कि इन जमीनी समस्याओं का हल कौन देता है। जब तक लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिलेगा, बच्चों के लिए अच्छा स्कूल नहीं होगा और घर के पास एक नौकरी नहीं होगी, तब तक उनका भरोसा जीतना नामुमकिन है। और ये बात सीधे सीधे भारतीय संविधान में दिए गए मानवीय गरिमा के मूल सिद्धांत से जुड़ी है। हर नागरिक को एक सम्मानजनक जीवन जीने का हक है, और ये हक सिर्फ वोट डालने तक नहीं, बल्कि अपनी चुनी हुई सरकार से जवाबदेही मांगने में भी है। तो चलिए, अब इन भावनाओं और शिकायतों से आगे बढ़ते हैं और सीधे आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं, ये समझने के लिए कि जमीन की ये हकीकत वोटिंग वाले दिन नतीजों में कैसे तब्दील हो जाती है। पालघर के चुनावी आंकड़े किसी शांत नदी की तरह नहीं बहते। ये एक तेज तूफानी नदी की तरह हैं, जिसमें बहुत ही अप्रत्याशित उतार चढ़ाव हैं। ये एक ऐसे नाटक की कहानी है जिसकी पटकथा हर चुनाव में पूरी तरह से बदल जाती है। इस चार्ट को जरा गौर से देखिए। 2014 में वोटिंग हुई 68% से ज्यादा, फिर 2019 में ये अचानक गिरकर 47% पर आ गई, और फिर 2024 में एक जबरदस्त उछाल आया और ये लगभग 78% तक पहुंच गई। ये कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं है, ये एक चुनावी भूकंप की तरह है। ये साफ दिखाता है कि पालघर का वोटर या तो बहुत ज्यादा उत्साहित हो सकता है या फिर बहुत निराश, और उसकी इसी नब्ज को पकड़ना ही जीत की पहली सीढ़ी है। और ये स्लाइड तो इस कहानी को और भी ज्यादा नाटकीय बना देती है।
2014 का चुनाव महज 515 वोटों के फर्क से जीता गया। सोचिए, एक एक वोट की गिनती हो रही थी। लेकिन इसके ठीक बाद के चुनावों में यानी 2019 और 24 में जीत का अंतर 40,000 वोटों के भी पार चला गया। ये एक कांटे की टक्कर से एक तरफा जीत तक का सफर है। सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। 2009 में कांग्रेस यहां एक मजबूत ताकत थी, लेकिन 2014 आते आते क्षेत्रीय दल सेना ने एक बहुत ही करीबी मुकाबले में बाजी मार ली। 2019 तक तो समीकरण पूरी तरह बदल चुके थे। सेना का वोट शेयर 50% के पार चला गया और कांग्रेस का आधार बुरी तरह खिसक गया। और 2024 तक एनडीए गठबंधन के हिस्से के तौर पर सेना यहां एक प्रमुख शक्ति बन गई। ये किसी एक नेता की हार जीत की कहानी नहीं है, ये जमीन पर राजनीतिक पकड़ के बनने और बिगड़ने की कहानी है। तो अब हम उस सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इन इतने बड़े और नाटकीय बदलावों के पीछे की असली वजह क्या है? क्या ये सिर्फ उम्मीदवार के चेहरे का कमाल है या फिर इसके पीछे कोई गहरा संगठनात्मक सच छिपा हुआ है? पालघर का सच यही है, यहाँ जीत किसी एक चेहरे से तय नहीं होती। यहाँ जीत उस पार्टी के संगठन की जमीनी ताकत से तय होती है। वो सिस्टम जो हर गांव, हर बूथ पर, हर आदिवासी पाड़े में मौजूद है, जो अपने वोटरों को नाम से जानता है, उनसे लगातार बात करता है और वोटिंग के दिन उन्हें घर से निकालकर बूथ तक लाने में कामयाब होता है। जीत उस मशीनरी की होती है। ये टेबल दो अलग अलग राजनीतिक सिस्टम की कहानी बताती है। एक तरफ है सिस्टम ए, एक मजबूत अनुशासित संगठन जो एक किले की तरह खड़ा है। इसका नेटवर्क बहुत गहरा है, बूथ लेवल पर कार्यकर्ता एकदम अनुशासित हैं और संसाधन सही जगह सही समय पर लगते हैं। और दूसरी तरफ है सिस्टम बी, जिसका बूथ कैडर कमजोर है और ग्रामीण इलाकों में पहुंच सिर्फ चुनाव के वक्त होती है। पालघर का नतीजा साफ दिखाता है कि लंबी दौड़ में सिस्टम ए हमेशा सिस्टम बी पर भारी पड़ता है। और यहीं पे हम एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ते हैं। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि अगर ज्यादा वोटिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि सरकार के खिलाफ गुस्सा है, लेकिन आंकड़े ये कहानी नहीं कहते। ज्यादा मतदान का फायदा असल में उसे मिलता है जिसका संगठन उस बढ़े हुए जोश को वोटों में बदल सकता है, जिसने पूरे साल जमीन पर पसीना बहाया है। ये सोचना एक भूल है कि सिर्फ नारों से चुनाव जीते जा सकते हैं। चुनाव जमीनी प्रबंधन और सिस्टम से जीते जाते हैं। तो फिर अगर किसी को पालघर में ये राजनीतिक समीकरण बदलना है तो उसका रास्ता क्या है? ये काम हवा में बातें करने से तो नहीं होगा। इसके लिए एक ठोस, अनुशासित और जमीन से जुड़ी हुई रणनीति चाहिए। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं, यानी एक 4 आयामी रणनीति। पहला है चुनावी सिद्धांत। आपको अपना वोट बैंक जमीन से तैयार करना होगा, खासकर आदिवासी युवाओं के बीच अपनी पैठ बनानी होगी। दूसरा है संगठनात्मक सिद्धांत। आपको बूथ स्तर तक एक मजबूत और जवाबदेही संगठन फिर से खड़ा करना होगा। तीसरा है नैरेटिव सिद्धांत। आपको एक ऐसी कहानी गढ़नी होगी जो लोगों के दिल को छुए और उनकी समस्याओं को आवाज दे। और चौथा है संसाधन सिद्धांत। सही लोग, सही तकनीक और सही फंडिंग का सटीक इस्तेमाल। ये चारों स्तंभ एक दूसरे से जुड़े हैं और ये सब मिलकर ही किसी राजनीतिक बदलाव की नींव रख सकते हैं। एक असरदार नैरेटिव कैसा दिखता है? वो बहुत सरल होता है, सीधा होता है और लोगों की जिंदगी से जुड़ा होता है। जैसे नौकरी घरी, यानी घर पर नौकरी। यह हर उस परिवार का दर्द है जिसका बच्चा काम की तलाश में शहर चला गया है। या फिर प्रत्येक गांव शाला आरोग्य, यानी हर गांव में अच्छा स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र। यह हर माँ बाप की उम्मीद है। उम्मीदवार को माटीचा पूत यानी मिट्टी का बेटा के तौर पर पेश करना और चुनाव को सिर्फ एक वोट नहीं बल्कि बदलाव के लिए वोट बनाना। ये वो बातें हैं जो सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचती हैं। तो अंत में हम इसी सवाल पर वापस लौटते हैं, क्या पालघर का राजनीतिक पैटर्न पत्थर की लकीर है या ये सिर्फ एक मौजूदा व्यवस्था का नतीजा है जिसे सही रणनीति, सही मेहनत और सही नियत के साथ बदला जा सकता है? इसका जवाब किसी एक नेता के पास नहीं है। इसका जवाब उस राजनीतिक सिस्टम की डिजाइन में छिपा है जिसे भविष्य के लिए बनाया जाएगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।